कौन सा चैनल था देखो तो। नमस्कार, मैं अर्पित दुबे। आज आप लोगों के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और जब भी रीजनिंग दिमाग में आता है तो बच्चों के दिमाग में बहुत चीज़ें आती हैं। बहुत लोगों को लगता है कि रीजनिंग बहुत सरल विषय है, बहुत लोगों को लगता है रीजनिंग बहुत कठिन विषय है। हर टाइप के विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठते हैं। आजकल के परिवेश में अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग का पैटर्न बहुत बदल गया है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, यूपी SSSC का आप कोई पेपर सेट उठा के देखिएगा, रीजनिंग का लेवल अपने आप में बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो उसी कड़ी में मैं आज सबसे पहला आपका चैप्टर ही वो लेकर के आ रहा हूँ जो सबसे बड़ी समस्या है। जैसा कि आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम लिखा है डाइस। अब डाइस आता है तो बहुत से बच्चों को लगता है कि सर डाइस तो बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही सिंपल तरीका होता है, किताबों में दिया ही सिंपल तरीका गया है। लेकिन आप अगर अभी जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए उनको उठा करके देखिएगा तो डाइस के वो पैटर्न आए हुए हैं जो किताबों में दिए ही नहीं गए। तो बहुत से बच्चे तो ये बोल देते हैं कि सर जी ये तो गलत आ गया बचने के लिए। लेकिन अब आपको इससे नहीं बचना है, आपको उन पैटर्नों को सीखना है कि कैसे उन सवालों को हम हल कर सकते हैं, क्या तरीका होगा। हमारा जो तरीका है वो ये रहता है कि आप सिर्फ सीखें ना, कितना भी पैटर्न आपका कठिन हो जाए, ठीक है, कितना भी पैटर्न आपका कठिन हो जाए लेकिन आपको समस्या ना आए, वो तरीका रहता है। जितना बच्चा भी मुझे जानता है और जो भी मुझसे अभी तक पढ़ा हुआ है, तो चीज़ों को इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ आप समझें नहीं, एग्ज़ाम में भी आप पूर्णतः उस चीज़ को सही करके आएँ। मैं एक एक बात बताऊंगा और मेरी आदत रहती है मैं कड़ी जोड़ता हूँ, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी। अगर बीच में कोई भी कड़ी आपकी गड़बड़ हुई तो पूरी चैन गड़बड़ा जाएगी आपकी। तो कोशिश करिएगा लास्ट तक रहिएगा, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है डाइस, तो जैसे ही डाइस की बात आती बच्चों के दिमाग में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अंक चलते हैं, दिमाग में तो यही चलता होगा। तो पहला काम, स्टेप नंबर 1 आप समझिएगा। मैं यहाँ पर डाइस बना रहा हूँ, डाइस बनाने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो वहाँ पर सब कुछ बना बनाया आएगा, परेशान ना होना। एग्जाम में आपको बनाने को कुछ नहीं होता, सब कुछ देते हैं, बस दिमाग का काम है सब कुछ देखना। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डाइस की बात करें, बहुत प्रकार से आप पासे को बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। यहाँ पर मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 2, तो आप देखिएगा मैंने कोशिश करी लिखने की तो सिर्फ 3 अंक लिख पाए, ठीक है। तो एक बेसिक सी बात आपकी सबसे पहले डाइस में निकल के आती है कि किसी भी डाइस में हमें सिर्फ 3 फलक दिखती हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखो 4 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा, तो हमने 3 ही अंक तो लिख पाए, और जब 3 लिख पाए हैं तो इसका मतलब हुआ है कि ये 3 फलक हमें दिख रही थी। तो पहला काम आपका स्टेप नंबर 1, अगर हम बात करें फलक की तो कितनी फलक हमें दिख रही भैया? 3 फलक जो हैं वो क्या हैं? दृश्य है, मतलब 3 फलकों को हम देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर फलक 3 ही होती हैं? तो एक बात बताऊं भाई, 3 फलक अगर हम लोग देख सकते हैं तो 3 फलक हम लोग नहीं देख सकते हैं, अर्थात 3 फलक क्या हो गई आपकी? अदृश्य। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, और अक्सर मैं देखता हूं जब भी बेसिक चीजें पढ़ाता हूं तो बहुत बच्चों को लगता होगा अरे सर ये तो आसान चीजें हैं। भाई आसान सही तो कठिन बनेगा। देखो इधर 3 क्या हो गई? दृश्य, 3 क्या हो गई? अदृश्य। सिंपल सा मैथमेटिक्स, टोटल कितनी फलक हो गई? 6। मतलब एक बात निकल के आई कि किसी भी पासे में फलकों की संख्या आपकी होती है कितनी? 6। कितनी फलक दिख रही होती है? 3। कितनी फलक अदृश्य होती है? 3। अब बात आई कि क्या सर पासे में 4 5 और 2 ही लिखा जा सकता है? तो एक बात आपको बताएं कि पासे में जरूरी नहीं कि आप अंक लिखें, पासे में आप अक्षर भी लिख सकते हैं, प्रतीक भी लिख सकते हैं और शब्द भी लिख सकते हैं। लेकिन जो नियम बनाए गए हैं यहाँ पर, वो नियम आपके बनेंगे किससे? अंक से। अब नियम क्या क्या बनेंगे वो भी बात आपकी आई। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। बेसिक सी बात कि पासे में फलक कितनी? 6। कितनी दिख रही है? 3। अदृश्य कितनी? 3। इसके बाद देखिएगा एक एक कड़ी जोड़ूंगा, और मैंने कहा था हर एक कड़ी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। अगर कहीं भी आप ब्रेक कर गए तो पूरा सिस्टम आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए लगेगा सरल आपको,
ठीक है, अभी लगेगा सरल और सरल से ही धीरे धीरे मैं कठिन की तरफ जाता हूँ और कठिन चीज़ें भी बच्चों को सरल लगने लगती हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो पूरी कड़ी को एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए। देखिएगा, अगर हम बात करें एग्जाम में सवाल कैसे बनेंगे, आपको क्या करना होगा, तो देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ पासे बना रहा हूँ। देखिए, पासा नंबर 1 मैंने बनाया, बहुत तरीकों के पासे वहाँ पर आएंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 2 1। नंबर 2 मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ A B और C। नंबर 3, यहाँ पर मान लो @ प्रतिशत कॉपीराइट। नंबर 4 मैंने बना दिया यहाँ पर, यहाँ मैंने लिख दिया सपोज दैट लाल, हरा और नीला। तो देखो यहाँ पर जो बात मैं बताना चाह रहा था वो बात क्या है कि आप हमेशा दिमाग में यही मत रखिएगा कि पासे में सिर्फ अंक लिख करके आते हैं। पासे में अंक भी लिखे हो सकते हैं, अक्षर भी लिखे हो सकते हैं, प्रतीक भी लिखे हो सकते हैं और शब्द भी लिखे हो सकते हैं। लेकिन हम जो भी नियम जानेंगे वो किससे जानेंगे? अंक से। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर जब तक नियम नहीं जानेंगे तब तक इनको कैसे हल करेंगे? तो सीधी सी बात है, पहले हम आपको नियम बताएंगे, उसके बाद ही तो प्रश्न हल कराएंगे। तो देखिएगा, एक एक कड़ी को जोड़ूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं शब्द अगर कड़ी बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल चीज़ों को बारीकी से समझना होगा। जितना भी बच्चा जानता है उसको तो बहुत कुछ बताना भी नहीं पड़ता है। चलिए इधर देखिएगा, एग्जाम का सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न एग्जाम का क्या बना? पासे की पहचान। अब देखिएगा, जो बच्चे इस चीज को पढ़ चुके हैं उनके लिए सरल है, लेकिन जिन्होंने कभी पासा नहीं पढ़ा उनके लिए यही चीज अपने आप में कठिन है। तो हर बच्चे के लिए कुछ सरल है और कुछ क्या है? कठिन है। देखिएगा, पासे की पहचान का मतलब मेन क्या है? हम यहां पर एक पासा बना दिया, और मैंने यहां पर लिख दिया 6, यहां पर लिख दिया 2 और यहां पर लिख दिया 1, और हेडिंग पड़ी हुई आपकी क्या? पासे की पहचान। तो सबसे पहला काम, जब आपको ये पता है कि पासा कौन कौन सा होता है तभी तो बेटा पहचान कर पाओगे। अगर आपको नाम ही नहीं पता है कि पासा कौन कौन सा होता है तो पहचान करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि पासे की पहचान करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, तब तो पहचान कर पाएंगे। तो देखिएगा, जिन बच्चों को पता होगा वो जानते होंगे कि पासों की अगर हम बात करें तो पासा जो आपका है वो बेटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। बेसिक्स अगर हम पहला पासा बात करें तो क्या होता है आपका? सामान्य पासा। और अगर हम दूसरा बात करें तो क्या होता है भाई? मानक पासा। नॉर्मल सी बात है। अब आपको इतनी हिंट मिल गई कि पासा 2 प्रकार का, मतलब अगर हमें जो भी नाम बताना होगा इन्हीं 2 में से तो बताना होगा। अब बहुत बच्चों को तो पता होगा इन दोनों में ये कौन सा पासा है, जिनको नहीं पता होगा वो अपना तुक्का लगाते हैं। कुछ को लगता है ये क्या है? सामान्य पासा, और कुछ को क्या लगता है? मानक पासा। और सबसे सिंपल बात है, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि जो बच्चा बता देता है उसको लगता है कि वो वही पासा होगा। अब एक बात बताओ, कुछ बच्चों को ये मानक लग रहा होगा, कुछ बच्चों को ये सामान्य लग रहा होगा। क्या ये दोनों बातें सही हो सकती? नहीं हो सकती। तो जो बात सही है अगर वही हमें पता हो तो पक्का सही होगी। देखिएगा, बिल्कुल बेसिक सी पहचान है। जिनको आ रहा है उनके लिए सरल है, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए बहुत कठिन है। ठीक है, तो देखिए दोनों लोगों के लिए सरल कैसे होगा कि पासे में जो भी अंक लिखे हैं, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इतना कोई बड़ा मैथमेटिक्स भी नहीं है। उनको आपको क्या करना है? 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ना। तो आपने क्या किया भाई? 6 + 1, मुझे नहीं लग रहा इसके लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। 6 + 1 कितना हो गया? 7। फिर निकटवर्ती सतहों को जोड़ दीजिएगा। 1 + 2 बराबर कितना हो गया भाई? 3, और 2 + 6 बराबर कितना हो गया? 8। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर जी जोड़ करके अब क्या करना? भाई जोड़ करके ही तो नियम बनाना है। देखो सिंपल सी बात समझना, जीवन में कभी नहीं भूलोगे।
कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि आ जाए 7, कितना आ जाए 7, देखते हैं क्या 7 आया है, तो आप कहोगे सर आया तो है 7। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग आ जाए 7, तो वह हमेशा कहलाता है कैसा पासा, सामान्य पासा। अब इसको याद रखने की सबसे आसान ट्रिक होती है 7 से 7 और 7 से सामान्य। सिंपल सी ट्रिक क्या है बेटा, 7 से 7 और 7 से सामान्य। मतलब किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि हो गया 7, तो वो पासा कैसा हो गया, सामान्य पासा। अब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कोई सा भी पासा बनाऊंगा तो इतना आपको कठिन लगेगा। अब बहुत बच्चों के दिमाग में चलेगा कि सर मानक पासे की भी परिभाषा बता दो। मैं कभी नहीं बताता हूं। क्यों? क्योंकि जब कोई दो चीजें एक दूसरे के विरोध में हो रही हो तो एक बात सिंपल सी है कि अगर वो पासा सामान्य नहीं होगा तो वो पासा कैसा होगा, मानक होगा। इसीलिए एग्जाम में कभी दोनों चीजें याद करके मत जाना, एक चीज याद करके जाओ, दूसरी तो अपने आप क्लियर है। भाई उपसर्ग प्रत्यय, बहुत बच्चों को हमने देखा है कि वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों रट के एग्जाम में जाते हैं, और एग्जाम हाल में मैंने उनको कंफ्यूजन का शिकारी देखा है। बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। अगर वो उपसर्ग ध्यान करके जाएं तो मुझे लग रहा है प्रत्यय में उनको कंफ्यूजन ही नहीं होनी। वो दोनों को जाकर के फिर दिमाग पर जोर डालते हैं कि उपसर्ग में क्या पढ़ा था और प्रत्यय में क्या पढ़ा था। यही मैंने साइंस के बच्चों को देखा है कि वो अवतल और उत्तल में हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं। कारण क्या, वो दोनों पढ़ के जाते हैं, और जब आप दोनों पढ़ के जाते हो तो कंफ्यूजन तो हो ही जाएगी आपको। अरे भाई जब दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं तो एक आप पढ़िएगा, दूसरा अपने आप आपके क्लियर हो जाएगा। जैसे अब मैं देखिए यहाँ पर बहुत से पासे बनाऊंगा, और मैं क्लास में बोलता हूँ नैनो सेकंड में। आप नैनो सेकंड का मतलब होता है कि जितने सेकंड में नैन देख पाए प्रश्न को। बाकी मैथमेटिक्स वाला नैनो सेकंड या आपका और कहीं का नहीं है, जितने सेकंड में नैन आपके देख पाए उस प्रश्न को, उसको मैं कहता हूं नैनो सेकंड। मतलब नैनो ने देखा और आंसर आया, वो है नैनो सेकंड। देखिए आप लोग भी अपने यहाँ ट्राई करिएगा नैनो सेकंड में। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि हो जाए 7, कितना 7, 7 से 7 और 7 से सामान्य। ठीक है, अब मैं बहुत से पासे यहां पर बनाऊंगा, बहुत से पासे यहां पर बनाऊंगा, और आप देखते जाइएगा कि ये पासा कौन सा होगा, और आप भी वहां से क्लिक करिएगा और मैं भी वहां से क्लिक करूंगा। आपका क्लियर? देखिएगा यहां पर मैं नंबरिंग डाल दे रहा हूं, आप लोग आराम से कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पासा है, और उसके बाद मैं आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है, कि नैनो सेकंड में कैसे पहचानते हैं। बहुत बच्चे तो जैसे ये सुन लिया तो कह रहे होंगे अब उसी की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, हाँ, किसी बच्चे को ट्रिक बताने के बाद बता दो कि अभी एक और ट्रिक है, तो वो उसका जरूर इंतजार करता है, जबकि बाद में मैं कहता हूँ कोई ट्रिक थी ही नहीं। तो इसलिए बताते रहना सब लोग। मैं यहाँ पर 6 उदाहरण लिख रहा हूँ। छह उदाहरण लिखूंगा, आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहां पर लिखा मैंने 4 2 3 1 5 4 2 1 6 3 4 1 2 6 3 1 2 3। ठीक है, सिंपल सा आपको। अब पहचानने की बात आई तो भाई कितना समय लगना चाहिए, जो भी हमने कहा था नैनो सेकंड। कैसे नैनो सेकंड? निकटवर्ती दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। पहले पासे में आपने गौर किया तो देखिएगा 4 3 7 है, इसका मतलब पासा कैसा हो गया आपका बेटा, सामान्य। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं 7। ठीक है, इसमें देखिएगा कहीं पर भी गौर करिएगा 7 हो रहा है, 5 1 6 4 5 9 4 1 5, इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका, मानक, मान लिख दिया। ठीक है, इसको देखिएगा 6 1 7, बस नजर घुमानी है आपको, सामान्य हो गया। इसमें कहीं है 3 4 7, कैसा हो गया, सामान्य हो गया। इसमें कहीं है आपका, गौर करिए 6 2 8 6 3 9 3 2 5, मानक हो गया। इसमें 1 2 3 होना ही नहीं, ये भी कैसा हो गया बेटा आपका, मानक। भाई नैनो सेकंड लगा समय की नहीं। मतलब एक सिंपल सा पासे की पहचान। एक प्रश्न एग्जाम में बनता है कि वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा पासा सामान्य है, और उदाहरण तौर पर दे देता है। आप पहचान तो तभी पाओगे जब आपको इसकी क्या आती होगी, पहचान। ठीक है, क्लियर? अच्छा,
स्लो आ रहा है ना। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं कि आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि सर क्या एग्ज़ाम में पासे की पहचान ही आता है? ऐसा नहीं है, बहुत से सवाल बनते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उसकी क्या आनी चाहिए? पहचान। और पहचान हमने की, पासे को कैसे पहचाना जाए, सामान्य पासा कौन सा होता है और मानक पासा कौन सा होता है। चलिए देखिएगा, अब यहां से आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के प्रश्न है और गलतियां कहां से होती हैं। चलिए देखिए, मैं पहला प्रश्न ही एग्जाम का लिख रहा हूं और बहुत बढ़िया होगा। पहला प्रश्न ही आपके एग्जाम का होगा और बहुत बढ़िया प्रश्न होगा। क्लियर? ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कुछ भी पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कोई विषय पढ़ाता हूं तो समझाने का भी मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आप अपनी समस्याएं बताएंगे तो मैं ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा कि आप क्या समझना चाहते हैं। अभी तो खैर देखा जाए तो कुछ समझाने वाला आया ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ आएगा, कन्फ्यूजन पैदा होगी, उसको भी मैं क्लियर करूँगा। अब यहाँ से कन्फ्यूजन शुरुआत हो रही है। अक्सर मैंने देखा बच्चों को लगता है कि उन्होंने सही आंसर दिया है और वो चेक भी नहीं कभी करते और अपने आप को सही दिमाग में बैठा लेते हैं। तो आपको समझना है यहाँ पर क्या, देखिए सबसे पहला एक प्रश्न मैंने लिखा एग्जाम का आया हुआ, और देखिएगा इसी प्रश्न के कितने आंसर बन सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा बेटा 4, 3 और 2। तो सबसे पहली बात अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर पासे की पहचान तो नहीं पूछना चाह रहे, तो आपके दिमाग में मन में आता है कि सर जी पासे की पहचान का मतलब ये पासा कैसा है, सामान्य पासा है। तो यहाँ पर पासे की पहचान नहीं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सवाल क्या है आपका समझिएगा। मैं पूछना चाह रहा हूं 4 का विपरीत क्या होगा, मतलब अपोजिट। जैसे ही आप डाइस का प्रश्न पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, चलो समझ गए होंगे। ठीक है, इधर देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑप्शन, और देखिए सब कुछ खेल बेटा ऑप्शन में है। सामान्य पासे का कभी भी कोई प्रश्न आएगा सिंगल, तो पूरा खेल ऑप्शन से होगा। कैसे? हमने यहां पर दिया 2, यहां दिया 3, यहां दिया आपका 6 और यहां दे दिया सी एंड डी। मतलब विकल्प नंबर 1 का प्रारूप ये है, ये 4 आपके पास विकल्प है। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद विकल्प नंबर 2 मैं फिर ABCD लिख रहा हूं और अंतर समझा रहा हूं क्या है। इसमें मैंने लिखा यहां पर आपका 6, यहां लिखा 5, यहां लिखा 1 और यहां लिखा 1, 5 और 6। ठीक, अब देखिएगा आपसे पूछा गया है 4 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है, पासा हो, जब भी क्या हो, सिंगल पासा हो, तो आप पासे की क्या करेंगे, पहचान। और पासे की पहचान मुझे नहीं लग रहा अब आपके लिए कठिन होगी। आप कह सकते हो कि सर 4 और 3 का योग कितना है, 7। 7 का मतलब ये पासा कैसा हो गया आपका, सामान्य। अब आपके दिमाग में चलेगा कि 7 से 7 और 7 से सामान्य। क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे बहुत बच्चे क्लास में जब रहते थे तो मैं बहुत बार बोलता था, कोई दिक्कत मैं नहीं बोलता था, मैं 8-10 शब्द बोलता था, क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर दिक्कत तो नहीं थी, इसमें प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो मैं सब कुछ बोल देता हूँ जब बच्चों से पूछता हूँ। अभी आप लोग आराम से जुड़े रहिएगा, मैं सब कुछ पूछूंगा आप लोगों से। अब 4 का विपरीत आया तो आपने कहा सर पासे की पहचान तो हमने कर ली, विपरीत कैसे बताएं, तो समझना, एक एक स्टेप को मैं सिखा रहा हूँ, समझना। अगर पासा है सामान, बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट करते जाना, बिल्कुल ये समझ लीजिएगा, परिभाषा जैसी रटवा देता हूं। अगर पासा है सामान तो किसी भी अंक का विपरीत वह होगा जो उसके साथ ना दिख रहा हो, जो उसके साथ क्या है, ना दिख रहा हो। जैसे यहां किसका विपरीत पूछा है, 4 का, तो हमने लिख लिया 4 का विपरीत। अच्छा एक बात बताओ भाई, 4 का विपरीत कभी भी 4 हो सकता है? तो आप कहोगे सर वो तो हो नहीं सकता, तो ये कंफर्म हो गया 4 विपरीत नहीं हो सकता। अब 4 के साथ 2 हमें क्या है, दिख रहा है, इसका मतलब 4 का विपरीत 2 भी क्या है, नहीं हो सकता है।
अब 4 के साथ हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसका मतलब 4 का विपरीत कभी भी 3 भी नहीं हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये बात तो कंफर्म हो गई, 4 का 4 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है? तो अभी हमने क्या कहा था, वह हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं वह हो सकता है जो उसके साथ ना दिख रहा हो। और कौन कौन से नहीं दिख रहे हैं? तो आप कहोगे, मैं कलर बदल दे रहा हूं तो आपको ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, क्योंकि पासे में अंक तो 6 ही लिखे होते हैं। तो जो हमें नहीं दिख रहे हैं वो इसके विपरीत, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या है, हो सकता है। इसका मतलब है 100% नहीं वो कहता कि 1 होगा, ना 100% कहता है 5 होगा, ना कहता है 6 होगा, वो कहता है इनमें से ही कोई हो सकता है। तो हमें अब विकल्प में देखना है, 2 तो हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता। बहुत बच्चे टिक कर देते हैं 6 पर, क्योंकि उनको लगता है 6 तो सर दिया था। और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और जब आप 100% क्लियर नहीं होते हैं तो एक आंसर वहां पर लिखा होता है CND। CND का मतलब ही होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब हम नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि इस 4 का विपरीत क्या होगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब दूसरे प्रश्न में अगर हम जाते हैं तो समझिएगा, दूसरे प्रश्न में आप कहोगे सर प्रश्न तो वही है, बस मैंने विकल्प बदला। तो एक बात बताओ, क्या 4 का विपरीत 6 हो सकता है? तो आप कहोगे सर हो सकता है। मैंने लिख दिया क्या भाई, हो सकता है। क्या 5 हो सकता है? तो आप कहोगे सर हो सकता है। क्या 1 हो सकता है? तो आप कहोगे सर हो सकता है। अरे भाई जब तीनों हो सकते हैं तो क्या आप विकल्प A B C तीनों टिक कर दोगे? तो उस तीनों को जोड़ करके उसने D ऑप्शन दे दिया है कि 1/5/6, मतलब 1 5 6 में कोई भी इसका विकल्प है। दोनों में आप अंतर समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसमें CND क्यों कहा? क्योंकि हम 100% नहीं क्लियर कह पा रहे थे कि 6 ही आंसर होगा। इसमें हमने 1 5 6 को क्यों टिक किया? क्योंकि हमें पता है कि 1 5 और 6 इन तीनों में कोई हो सकता है, और जब हमारी पूरी बात किसी विकल्प में दी गई है तो वही आंसर होगा। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि सर CND के साथ अगर ये लिख करके आ गया, मैं हर वो बात बताने की कोशिश करता हूं जो आपके दिमाग में चलती है, ठीक है? तभी मैं बार बार फिर बोलूंगा इस बात को कि कड़ी दर कड़ी जुड़िएगा। अगर एक भी बीच में कड़ी आपने गायब कर दी तो फिर मामला पूरा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही होगी। बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा, क्या सर इस प्रश्न का आंसर हमेशा इसी तरीके का दिया जाता है? ऐसा नहीं है, इसका आंसर 100% भी आता है। कब आता है मैं वो भी बताऊंगा, देखिएगा इधर। जैसे मैंने यहां पर ये डाइस बनाया, सबसे पहला काम है भाई, यहां पर हमने लिखा 4, यहां पर लिखा 5 और यहां पर लिखा 2। तो अब मुझे नहीं लग रहा दिक्कत होगी किसी बच्चे को पहचानने में। भाई अब तो आसान हो गया ना उसके लिए कि सर अब तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 5 और 2 का योग कितना है, 7, 7 से 7, 7 से सामान्य, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमने कहा कि भाई 5 का अपोजिट बताओ, 5 का क्या बता दो, विपरीत, तो आप कहोगे सर 5 का विपरीत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप विकल्प लिखें तो दिक्कत समाप्त हो सकती है। अगर मैं बिना विकल्प आपसे पूछूं, मैं कह रहा हूं कि भाई विकल्प देने का मन नहीं हमारा, मैंने सिर्फ प्रश्न लिख दिया और मैं आपसे पूछना चाहूं, तो आपके दिमाग में क्या क्या चलेगा देखिएगा। किसका विपरीत पूछा है? 5 का। सबसे पहला काम आप 5 के बराबर, 5 का अपोजिट कभी भी 5 तो हो नहीं सकता, पहली बात क्लिक कर दी। दूसरा, 5 के साथ जो 2 दिख रहा है वो कभी हो नहीं सकता, वो भी कट कर दिया भाई। 5 के साथ क्या दिख रहा है? 4, 4 भी कभी भी क्या है, हो नहीं सकता। भाई एक बात बताओ, 5 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, बचा क्या? तो आप कहोगे कि सर 1 बचा है, 3 बचा है और 6 बचा है। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि 5 का अपोजिट 1, 3 या 6 में कोई भी हो सकता है। अब ये निर्भर किस पर करेगा? विकल्प पर। किस पर निर्भर करेगा? विकल्प पर। और विकल्प का तरीका क्या है वो मैंने अभी बताया था। मैं 2 फिर लिखूंगा और दोनों का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, देखिएगा यहां पर। इतनी बात समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, लेकिन इसके आंसर जो हमें देने हैं यहां पर
वो देने हैं विकल्प से। देखिएगा मैं दो तरीके सेट कर रहा हूं, यहां पर ABCD लिखूंगा और देखिएगा आंसर कैसे बदलते हैं इनके। यहां पर मैंने लिखा 5 का अपोजिट आपका 4 लिख दिया, यहां पर 1/3 लिख दिया। देखिए अंतर देखिएगा प्रश्न में क्या करेगा वो आपसे। यहां पर 1/3/6 लिख दिया और यहां पर मैंने 6 लिख दिया। इसी प्रकार से मैं फिर विकल्प दे रहा हूं भाई, A B C और D। यहां पर मैंने लिख दिया 1, यहां पर 3, यहां 1/3/6 और यहां पर दे दिया भाई C and D। देखिए अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही किया जाए। उनके दिमाग में लगता है ना कौन सा आंसर इसका सही किया जाए। तो देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हमने आपसे कहा था कि 5 का विपरीत क्या हो सकता है, तो अभी 1/3/6 इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ये बात कंफर्म है कि नहीं? अगर ये पूरा कहीं लिखा है तो क्या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है? तो देखिएगा 1/3/6 ये पूरा लिखा है, और अगर पूरा लिखा है तो फिर किसी और विकल्प को आप वरीयता नहीं देंगे। फिर मैं बता दूं, हमें जो पता है, हमें ये बात पता है कि भाई किसी भी चीज़ का अपोजिट राम श्याम घनश्याम होगा, इन 3 में ही कोई होगा, और वो अगर तीनों किसी विकल्प में एक साथ लिख दिए जाएं तो क्या कोई समस्या आनी चाहिए? अगर वो तीनों लिख दिए जाए, अरे भाई 3 में अगर कोई एक कम कर दिया गया तो मन में डाउट आया कि सर उसको क्यों गायब कर दिया। लेकिन हमें पता है ना कि 1, 3 और 6 इन तीनों में कोई एक होगा, और वो तीनों ही दिए गए हैं, तो फिर किसी और विकल्प में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने देखा है बहुत बच्चे CND टिक करते हैं। अरे भाई क्यों टिक करते हो? CND का मतलब होता है निर्धारित नहीं कर सकते, और C ऑप्शन हमारा पूरा निर्धारित कर रहा है कि सर 1, 3 या 6 में ही कोई अपोजिट होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर हमारे पास जो 3 विकल्प हैं, 3 विकल्प का मतलब क्या है? 1, 3 और 6, अगर ये तीनों किसी ऑप्शन में एक साथ लिखे हैं, लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है भाई 6, 3 और 1। बहुत बच्चे तो ये भी दिमाग में सोचने लगते हैं कि क्या सर ऐसे ही लिख करके आएगा? भाई 6, 3, 9, 6, 3, 1 भी लिखा हो सकता है, 3, 1, 6 भी लिखा हो सकता है, वो इधर उधर कहीं भी। ये मैं बहुत बार नोटिस किया हूँ, हाँ, कि बहुत बार बच्चे जब क्लास से बाहर निकलते हैं तो ये बात पे भी चर्चा करते हैं कि ये बताओ कि कहीं अगर ऐसा लिख कर आ जाए, तो ये जो कहीं ऐसा वाला है ना, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो अपनी बात भी बच्चा नहीं बोल पाता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने बहुत बार नोटिस किया। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब उसका साथी भी उसके जैसा हो। कहता भाई यार दिमाग में तो मेरे भी यही आ रहा था कि कहीं अगर, और यहाँ पर लिख दिया 5। अब आप कहोगे सर इसमें तो तीनों विकल्प नहीं है, अब क्या करेंगे? CND भी सर नहीं है, अब क्या करेंगे? तो परेशान नहीं होना, हर समस्या का हल है अगर उसको ढंग से पढ़ा जाए तो। देखिए 5 का अपोजिट हमें पता है कि 1, 3 और 6 में कोई भी हो सकता है, लेकिन ये 100% क्लियर है कि 5 का अपोजिट कभी भी 4, 2 और 5 नहीं हो सकता। ये क्लियर है, कभी भी 4, 2 और 5 नहीं हो सकता। इसका मतलब ना तो 4 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 5 हो सकता। बहुत बच्चे ये भी कहते हैं कि सर वहां पर तो 1, 3, 6 था ही नहीं, तो हम प्रश्न को छोड़ के चले आए। अरे भाई नहीं छोड़ना था। फिर समझ लो, अक्षर सा बताऊं, अगर 4 विकल्प दिए जाएं और 3 विकल्प अगर कट जाएं तो छोड़ के मत चले आना। जो विकल्प एक बचेगा उसी को आंसर किया जाएगा। अब देखिएगा यहां पर 136 किया, यहां पर 136 किया, लेकिन वहां पर सिर्फ आंसर किसको किया? 6 को। क्यों किया? क्योंकि ये 3 विकल्प 100% गलत थे, क्योंकि वह अंक कभी भी किसी अंक का अपोजिट नहीं हो सकता जो हमें एक होता है। जनरली बात अगर बेसिक सी मैं करूं, हम लोगों के भी होता है कि जो एक साथ दिख रहे होते हैं, क्या वो अपोजिट होते हैं? अपोजिट साथ दिखते ही नहीं है भाई। वो साथ दिख रहे हैं तो वो विपरीत किस बात के? विपरीत व्यक्ति साथ में दिखता नहीं है। इतना दिमाग में सेट कर लेना। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपके समझ में आ रही होगी। सामान्य पासे पर मैं क्यों इतना समय दे रहा हूं, इसका कारण है क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने गलत करते हुए देखा है, ठीक है, और उनको लगता है कि उनको तो डाइस आता है। डाइस में क्या होता है? बस इधर उधर घुमाया, विपरीत बताया। ये शुरुआत है, मतलब एक ही प्रश्न के कितने प्रकार के आंसर हो सकते हैं। भाई किसी का आंसर अगर सिर्फ एक ही हो सकता, मान लो
कि सर चाहे वो कितना भी घुमा करके पूछेगा उसके विकल्प में अंतर ही नहीं होता, वो है मानक पासा। लेकिन सामान्य पासे में आप देख रहे होंगे कि हर प्रश्न में क्या हो रहा है, प्रश्न वही है, विकल्पों में क्या हो रहा है, अंतर। और जब विकल्पों में अंतर होता है तो उनकी मूलभूत आवश्यकता हमें आनी चाहिए। मैं फिर एक लाइन में पूरी बात क्लियर करूंगा सामान्य पासे की समझना। अगर किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है तो पासा सामान्य पासा कहलाता है। स्टेप नंबर 1 क्लियर। अगर किसी सामान्य पासे में किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए तो वह कभी नहीं हो सकता जो उसके साथ दिख रहा होता है। तो जैसे यहां हमने कहा 5 का विपरीत 4 और 2 कभी नहीं हो सकता, और 5 का विपरीत कभी भी 5 नहीं हो सकता। आई बात क्लियर कि नहीं? चलिएगा अब देखिएगा, यहां पर मैं थोड़ा देख लूं, कुछ बच्चों के कमेंट भी हैं भाई। अच्छा ये कह रहे, अच्छा कोचिंग कब खुलेगी? चलिए, कुछ इसमें अगर कोई बात बेटा पूछनी हो तो बता दो, बाद बाकी कोचिंग के बारे में मैं जानकारी खुद करके बता दूंगा, ठीक है। बाद बाकी इसमें कोई चीज़ आपको अगर पूछनी हो तो आप लोग पूछिएगा, जो भी बच्चा जानता है। आलोक राजपूत, प्रवीण यादव, प्रियंका गुप्ता, और क्या नाम आपका है, ऋषभ सिंह, शिवम भारती, नमस्ते बेटा। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई होगी सब बच्चों को, ठीक है। चलो देखते हैं। अब आपके दिमाग में आया है, चलिए एक चीज मैं और छोटी सी क्लियर कर दे रहा हूं कि सामान्य पासा तो आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी और मैं चाहता हूं कि वो चीज दिमाग में ना रहे आपके, ठीक है। एक मैं सिंपल सा पासा बना दे रहा हूं यहां पर, देखिए 4, 5 और 6। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यह कौन सा पासा है, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई, 4 और 6 10, 6 और 5 11, 5 और 4 9। क्या कहीं पर भी 7 हुआ? नहीं हुआ। अगर 7 नहीं हुआ इसका मतलब ये पासा कैसा हो गया? मानक। और ध्यान रखिएगा, मानक पासे में किसी भी अंक का विपरीत 100% बताया जा सकता है। जैसे यहां पर अगर हमसे पूछ दिया जाए कि 4 का अपोजिट क्या होगा, हमसे पूछ दिया जाए 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, मतलब किसी भी अंक का अपोजिट पूछ दिया जाए, अगर हमने पासा पहचान लिया है तो कोई एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगानी। मानक पासे में अपोजिट सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। तो अगर इधर 4 लिखा है तो इधर 3 लिख दीजिएगा, इधर 1 लिखा है तो 6, इधर 6 है तो 1, 5 का क्या हो जाएगा 2, 3 का क्या हो जाएगा 4 और 2 का क्या हो जाएगा 5। मतलब जो कुछ भी खेल था वो किसमें था? सामान्य पासे में। तो मानक पासा क्लियर, सामान्य पासा क्लियर। ये बेसिक सी बात थी जो मैंने आज आप लोगों को बताई है। बाद बाकी मैंने शुरुआत में भी एक बात कही थी कि डाइस में बहुत कुछ है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं कड़ी दर कड़ी उन चीज़ों को आप लोगों को बताता रहूँगा। बाद बाकी आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगा, किस तरीके से चीज़ों को आपने समझा, और नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा बहुत बढ़िया चीज़ें समझाऊँगा डाइस में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत